गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हैं एक नए चैप्टर के साथ, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक इस चैप्टर को जानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम हम भारतीय अर्थव्यवस्था को, इंडियन इकॉनमी को 3 हिस्से में बांटते हैं, मतलब 3 क्षेत्रक में हम बांटते हैं। इसको आप लोग देखेंगे आगे कि किस तरीके से वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का, सेकेंड आप देखिए इंडस्ट्री का, थर्ड बैंकिंग एंड फोर्थ एनर्जी एंड पावर। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे कार्य हैं, ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसके बेसिस पे हम इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। अब ये हम देखेंगे सेक्टर का क्लासिफिकेशन एक डायग्राम के माध्यम से। सबसे ऊपर प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर ये पिरामिड इसलिए दिखाया गया है क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पीपल सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर हैं आज के डेट में। तो प्राइमरी सेक्टर में खास करके जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो आता है एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। उसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या विनिर्माण उद्योग, और टर्शियरी सेक्टर में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड बैंकिंग। इसको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में हम इसको देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में, मतलब इकॉनमी के प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल सब्सटेंस को हम डायरेक्टली प्राप्त करते हैं। तो किसी भी नेचुरल सब्सटेंस को आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में या डेयरी के फील्ड में या माइनिंग के फील्ड में हम डायरेक्टली उस चीज़ को प्रोसेसिंग करते हैं, डायरेक्टली उस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। Produce a good exploiting a natural product, example cotton, milk, mineral and ore, also known as agriculture and related sector। इसको हम कृषि क्षेत्र के भी रूप में हम इसे परिभाषित करते हैं या जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉटन उपजाया जा रहा है खेत में, और ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। और प्राइमरी सेक्टर से इसको कारखाने में लाया जा रहा है और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसे कपड़े के रूप में तब्दील किया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है। तो प्रोसेसिंग के माध्यम से हम प्राइमरी सेक्टर के किसी भी प्रोडक्ट को सेकेंडरी सेक्टर में हम बदल देते हैं। इसमें टूल लगता है, टेक्नोलॉजी लगता है और प्रोसेसिंग लगता है। अब ये तीसरा सेक्टर आ गया हमारे सामने, टर्शियरी सेक्टर। आज के समय में इकॉनमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मैं आपको बता दूं कि टर्शियरी सेक्टर डायरेक्टली किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं करता है, डायरेक्टली ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है। इसलिए हम इसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं या टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं वो बैंकिंग, अभी आप देखते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह से चीज़ें आपके घर तक, दरवाजे तक पहुंच जाती है। तो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ई कॉमर्स, ये सारी की सारी चीज़ें आती है टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत। आप यहाँ पे देखेंगे खास करके इंश्योरेंस जैसा सेक्टर, ये बिल्कुल नया सेक्टर है और इंडिया के जीडीपी में सबसे ज़्यादा इनकम टर्शियरी सेक्टर से आता है। और जबकि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इसमें इनकम सबसे ज़्यादा आता है। एक चीज़ मैं और डिस्कस कर लूँ कि टर्शियरी सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला कि जीडीपी में या नेशनल इनकम में टर्शियरी सेक्टर का रोल सबसे ज़्यादा है। सेकेंड थिंग कि ट्रेड एंड एक्सपोर्ट के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं, मतलब इंडियन इकॉनमी में डॉलर का जो फ्लो है वो तेज़ी से आएगा और इन्वेस्टमेंट के भी माध्यम से हम इससे पैसा कमा सकते हैं। और साथ में साथ जहाँ तक रोजगार और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, तो आज के समय में सर्विस सेक्टर भी इसे हम कहते हैं, सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में।
अब हम आते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर इंडिया के इकोनॉमी का सेक्टर। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट के बेस पे हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर जॉब होता है, काम की परिस्थितियां ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं, सैलरी तय होता है, साथ ही साथ इसमें छुट्टियों के भी पैसे मिलते हैं, और तो और इसमें एलटीसी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अर्थात लीव ट्रैवल कंसेशन और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी जैसी भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जहां भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम नौकरी करते हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप देखेंगे, अभी हाल के दिनों में आप इसको ऐसे भी एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि कुछ दिहाड़ी मजदूरों के द्वारा, प्रवासी मजदूरों के द्वारा, पत्थर तोड़ने वाले या ऐसे लेबर के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य, अपने गृह राज्य जाया जा रहा था, वो लोग जा रहे थे। ऐसे लोग अनऑर्गेनाइज, इसमें से ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थे जिनकी जॉब कोरोना की वजह से छीन चुकी थी। तो ऐसे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या खूबियां होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, देखेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसके ठीक विपरीत छुट्टी का कोई पैसा इसमें नहीं मिलता है, मतलब सवैतनिक या वैतनिक अवकाश इसमें नहीं मिलता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी एम्प्लॉयर्स के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। काम के घंटे तय नहीं होते हैं। आपके बुक में एक एग्जाम्पल के माध्यम से दो लोगों का, कमला और एक और कांति, दो लोगों का एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाया गया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन सी कार्य की परिस्थितियां होती है। अब हम सवाल ये उठता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य की परिस्थितियों को या वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए हम या सरकार कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर आते हैं जिनको एक नियमित रूप से काम मिलना चाहिए। दूसरी चीज स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस क्षेत्र में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा जब लोग आ जाते हैं तभी मंदी आती है, तभी उनको नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे सेक्टर में जहां लोग अभी नहीं लगे हैं, जहां पर ज्यादा कामगारों की जरूरत है, उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा। साथ ही साथ सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को इंप्रूव करने के लिए पैकेजिंग भी करनी होगी, अर्थात इसको सब्सिडाइज तरीके से हमें इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ाना होगा, तभी इस सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। इसके अलावा लेबर लॉ को भी हम मजदूरों के हक में रख करके इसे, जैसे जीपीए, प्रोविडेंट फंड जैसी व्यवस्थाओं को करके या फिर हेल्थ प्रोग्राम चला करके हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉइज के कंडीशंस में हम सुधार ला सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप, कौन सा रिसोर्स किसका है या कौन सी इकोनॉमी पे बिल्डिंग या कोई भी इंडस्ट्रीज या कोई सी इकोनॉमी पर अधिकार किसका है, इसके आधार पर भी हम ओनरशिप के आधार पर इंडियन इकोनॉमी को मेनली दो हिस्से में बांटते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर, जैसा कि हम डेमोक्रेसी में ह्यूमन वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है, सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है, अर्थात सरकार के द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूशन, चाहे उसमें सरकार को प्रॉफिट हो या ना हो, सरकार हमेशा यह ध्यान रखेगी कि लोगों का इसमें भला हो, लोगों का लाभ हो, खास करके गरीब लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, उनको इससे लाभ मिले। तो ऐसे सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे भारतीय रेलवे को पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत है, एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत है, और इसी तरीके से भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कई सारे इंडस्ट्रीज जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस तरीके की कई सारी एजेंसीज सरकार के हाथों में है। इसकी देखरेख सरकार करती है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि लोगों का पब्लिक वेलफेयर होता है। इसी तरीके से हम प्राइवेट सेक्टर को देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर एक या कुछ लोगों का ऐसा समूह होता है जो कॉरपोरेट के रूप में काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, और ये अपने या निजी लाभ के
उद्देश्य से ये काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसके साथ साथ आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और अब तो देश में प्राइवेट इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनियों की या कारखानों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत सारा मेक इन इंडिया के भी तहत कई सारे प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप के तहत प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं और वो अपना रोजगार या एम्प्लॉयमेंट वहां पे शुरू कर रही हैं। तो इसके बाद एक टर्म आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। इसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। लगभग राष्ट्रीय आय से नेशनल इनकम के लगभग बराबर ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इस डिफरेंसेस को आप बाद में 11th क्लास में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या डिफरेंस है, लेकिन हम मोटे तौर पे क्लास 10th में जहां तक पढ़ते हैं जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों को बराबर दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं। अब जीडीपी का मतलब क्या है? एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर हम गणना करेंगे तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो समय है ये 1 फाइनेंशियल ईयर में आएगा। अब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के अंदर, किसी देश का जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसके अंदर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का लास्ट कॉस्ट प्राइस जो आता है उन सब का योग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ऐसे बोलने के द्वारा थोड़ा सा आप लोग को शायद समझने में हो सकती है कि दिक्कत हो गई होगी, लेकिन इसको मैं फिर से परिभाषा के तौर पे समझाता हूं और भी समझाऊंगा कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम कहते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या है? अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब जिस मूल्य पे कस्टमर या कंज्यूमर अंतिम रूप से उसको खरीदता है। जैसे बिस्किट का पैकेट अंतिम रूप पे उस पे एमआरपी लिखा हुआ है 5 रुपए और 4 रुपए 95 पैसे में यदि कोई कंज्यूमर दुकानदार से अंतिम रूप से खरीदता है तो इसी को हम कहते हैं अंतिम मौद्रिक मूल्य। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से जितना भी प्रोडक्शन एक साल में होता है किसी देश के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेशनल इनकम को आप लोग बाद में और अच्छे से समझेंगे आप लोग। जीडीपी के बाद एक और तथ्य आता है जीएनपी, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ही एक्चुअल में नेशनल इनकम के रूप में जाना जाता है। तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद अब हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर हमारे देश में 1973 और 2003 दोनों में क्या बदलाव आया, कौन कौन से चेंजेस आए। हम इस पिरामिड के आधार पर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभ में टर्शियरी सेक्टर से जो इनकम होता था वो कम होता था, सेकेंडरी सेक्टर से उससे ज्यादा होता था और प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम होता था। लेकिन अब स्थिति चेंज हो गई है। टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम होता है। 54 से लेकर के लगभग 60% देश का जीडीपी या देश का नेशनल इनकम हम टर्शियरी सेक्टर से प्राप्त करते हैं, जिसमें मेनली हमने आपको बता ही दिया था कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, टूरिज्म और ये नए इंश्योरेंस, बैंकिंग, सर्विस सेक्टर जैसे उभरते हुए क्षेत्र हैं। इसके साथ सेकेंडरी सेक्टर से इसके रिस्पेक्ट में कम इनकम होता है और प्राइमरी सेक्टर से सबसे कम इनकम होता है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग अपने रोजगार के लिए या इनकम के लिए प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर हैं। हालांकि पहले से निर्भरता घटी है क्योंकि लोगों का माइग्रेशन उद्योग धंधों की तलाश में या नौकरी की तलाश में वो माइग्रेट हुए हैं गांव से शहरों की ओर, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आया है। अब कृषि पर निर्भरता पहले से थोड़ी सी घटी है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसके पहले एक बात की और मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आपके बुक में दिया हुआ है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जब चल रहे तय वेतन पर कार्य करने के लिए व्यक्ति तैयार होता है फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। भारत जैसे देश में खास करके शहरी क्षेत्र में एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास बहुत सारी डिग्री हैं, लेकिन उनको अपनी डिग्री के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती है। आपने देखा होगा कि लोग पीएचडी हैं,
लोगों ने बीटेक, बीई और एमई जैसे डिग्री करके रखे हुए, लेकिन इसके बावजूद उनको अपने फील्ड में नौकरी पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रही है अच्छी। तो ये है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हमको देखने को मिलता है, उसमें है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात अदृश्य बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी। ये बेरोजगारी दिखाई तो नहीं पड़ती है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कृषि के क्षेत्र में गांव में एक खेत पे काम करने के लिए हमें 5 लोगों की आवश्यकता है और 5 अन्य लोग भी उसमें काम में लगे हुए हैं। हालांकि वो न भी काम करें तो प्रोडक्शन में कोई खास अंतर नहीं आएगा। तो ऐसे 5 लोगों की बेरोजगारी जो अनावश्यक उस कार्य में लगे हुए हैं, दूसरे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के या अपॉर्चुनिटी के न होने के वजह से, तो उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अब हम चर्चा करते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसे हम मौसमी बेरोजगारी के रूप में भी रेखांकित करते हैं। गांव में कृषि के क्षेत्र में आप देखते हैं कि बुआई के बाद में फसल की या फसल की कटाई के बाद में कुछ समय ऐसा बचता है जब लोग बैठे रहते हैं, उस समय उनके पास में कुछ खास काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये तो हो गई अनएम्प्लॉयमेंट की बात, और एम्प्लॉयमेंट दे करके हम किसी देश की इकोनॉमी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का मिलना लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ने इस डायरेक्शन में क्या काम किया है? सरकार ने कई सारे एम्प्लॉयमेंट स्कीम, खास करके शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए जवाहर रोजगार जैसे कार्यक्रम उन्होंने लागू किए हैं। इसके साथ ही 2005 में एक बहुत बड़ी स्कीम लाई गई जिसको मनरेगा के नाम से आप जानते हैं या नरेगा के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको कानून का रूप इसलिए दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को इस गारंटी एक्ट के तहत यदि रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार 100 दिन का रोजगार उसको मुहैया कराएगी ही। यदि फिर भी 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है तो 100 दिन का जो उनका बेरोजगारी भत्ता है, जो 100 दिन की उनकी सैलरी बनती है, परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गारंटी, रोजगार की गारंटी है कि परिवार के किसी एक सदस्य को जरूर नौकरी मिलेगी, कम से कम 365 में से 100 दिनों की। अब रह गई बात कि मनरेगा में या मनरेगा के अलावा भी कई सारी ऐसे प्लानिंग है सरकार की जिसके तहत सरकार को एम्प्लॉयमेंट देने की सरकार ने व्यवस्था की है। अब मनरेगा जैसी व्यवस्थाओं में लोगों को सबसे पहले तो इसे 200 जिलों में लागू किया गया, देश के 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया, फिर पूरे के पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो मनरेगा और भी कई सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं सरकार के द्वारा जरूर चलाई जानी चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार रहेगा। यदि रोजगार रहेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगा, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो कल कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, तो इकोनॉमी तेजी से रन करेगी या दौड़ेगी। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए आपको